सही 1/2%। मेरे भाई सोल्व कैसे किया जाएगा? 2 को हम 12 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 24। 24 में 1 जोड़ दिया जाएगा 25, तो क्या लिखा जाएगा 25/2। ये जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है उसको सीधा लिख दिया जाता है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/100। क्या होता है 1/100? मेरे भाई इसे सोल्व करें, 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा 4 पर, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी वैल्यू क्या बनी हमारी 1/8। आंसर क्या होगा मेरे भाई? 1/8 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, देखो 83 सही 1/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। देखो 83 सही 1/3%। मेरे भाई ये जो प्रतिशत है, ये जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या है? 1/100। ठीक है, और मेरे भाई 3 को हम 83 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा 3 कितना होता है 9, 8 कितना होता है 24। 249 में 1 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250। 250/3 गुणा में 1/100 हो जाएगा। मेरे भाई 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काटेंगे 25, 5 पड़ गया, 10 को काटेंगे 2 पड़ गया, यानी वैल्यू क्या बन जाएगी 5/3 दूनी 6। आंसर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे प्रतिशत के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन एक और हो सकता है कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलो, तो वो कैसे चेंज करेंगे? जैसे आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, 4/7 को प्रतिशत में बदलना है। 4/7 मेरे भाई किसी भी फ्रैक्शन को जब प्रतिशत में बदलना होता है, हमें सिर्फ क्या करना है? उसे 100 से गुणा कर देना है। किसे गुणा कर देंगे? 100 से। तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे भाई? 400/7। अब इस 400/7 को कैसे सोल्व किया जाएगा? इसको देखिए, 400/7 को कैसे सोल्व किया जाएगा? 7 पंजे कितना होता है 35, कितना शेषफल 5 ऊपर से आ गया 0, 7 कितना होता है 49, कितना शेषफल बचा मेरे भाई 1। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? 57 सही 1/7%, भागफल सही शेषफल बटे में भाजक, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 57 सही 1/7% हो जाएगा। ठीक है, आपकी तबियत कैसी है बेटा? आपकी तबियत आपकी क्लास में ले सकता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो मेरे भाई 7/8 को प्रतिशत में बदलना है। मैंने क्या बताया था? किसी भी भिन्न की वैल्यू को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, उस भिन्न को आप 100 से गुणा कर देना सिर्फ। तो यहाँ पर हम 7/8 को किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। क्या वैल्यू बन जाएगी मेरे भाई? 700/8। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 700/8 को कैसे सोल्व किया जाएगा मेरे भाई? 8 7 8 कितना होता है 64। 8 को 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 64, कितना बचा 6 ऊपर से आ गया 0, 7 पर जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 56, शेषफल कितना बना मेरे भाई 4 बन गया। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? भागफल सही शेषफल बटे में भाजक, यानी 87 सही 4/8%। और 4/8 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4/8 बन जाएगा 1/2, यानी 87 सही 1/2%। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो आपके चारों क्वेश्चन थे मेरे भाई, ये चारों के चारों आपके परसेंटेज चैप्टर प्रतिशत चैप्टर के थे। ठीक है, इसके ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 60% ज्यादा है। दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है? देखो हम 3 संख्याएं मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और मेरे भाई थर्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका परसेंटेज चैप्टर से है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई तीसरा मैं मान लेता हूं 100। तीसरी संख्या मैंने जो है 100 मान ली, तो पहली संख्या 40% ज्यादा है और दूसरी संख्या 60% ज्यादा है, यानी पहली संख्या 100 प्लस में 40 यानी कितनी हो गई 140, और दूसरी संख्या 100 प्लस में 60 यानी कितनी हो गई मेरे भाई 160। हमसे क्या पूछा है? दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। हिंदी में मेरे भाई का से पहले या की से पहले, और इंग्लिश में ऑफ के बाद या टेन के बाद जो लिखा होता है उसको मेरे भाई नीचे लिखा जाता है। ठीक है, सर इसका कॉपी बना लो या सिर्फ देखने से हो जाएगा डिफेंस कॉर्नर। डिफेंस कॉर्नर मेरे भाई क्या सिर्फ रनिंग की वीडियो देखने से आप जो है रनिंग आर्मी का फिजिकल क्लियर कर दोगे, या आपको ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है? आप खुद से ये जवाब बताइए मेरे भाई। ठीक है, जैसे आपको हर रोज प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है रनिंग की, इसी तरीके से जो नोट्स इसके आप बनाओगे उससे आपको कल को खुद को भी फायदा होगा। ठीक है, देखो मेरे भाई तीसरी संख्या मैंने कितनी मान ली 100, तो पहली संख्या 140 और दूसरी संख्या 160। अब क्या पूछा है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। मेरे भाई हिंदी में का से पहले और इंग्लिश में ऑफ के बाद जो लिखा होता है उसको लिखते हैं हम नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में हर में, यानी नीचे क्या लिखा जाएगा 140, और जिसके बारे में पूछा है उस संख्या को लिखा जाता है ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में अंश में। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 160 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब मेरे भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, 16 2 पर काटते हैं 8 कितने पर गया 7, वैल्यू क्या बनी मेरे भाई 800/7। अब इसको सोल्व कर लिया जाएगा 800/7। 7 का कितना होता है 7 कितना बचा 1 ऊपर से आया 0, 7 का कितना होगा 7 कितना शेषफल बना 3 ऊपर से आया 0, 7 कितना होता है 28, शेषफल कितना बचा मेरे भाई 2, तो 114 सही 2/7%। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। मेरे भाई ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट की इंपॉर्टेंस के बारे में, इसकी जरूरत कितनी अधिक है इसके बारे में आपको छोटी सी झलक बताता हूं। ठीक है मेरे भाई, किसी भी चैप्टर में जैसे आप ये लगाओ परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर के पेपर में आने वाले, खासकर पेपर में आने वाले लगभग 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन। अब अगर आप लगभग 30 दिन तक जो है प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो, लगभग 1 महीने का अगर आपका प्रैक्टिस सेट हो जाता है, तो ये जितने भी 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपने प्रैक्टिस सेट में ना किया हो, मतलब उसका कांसेप्ट ना समझाओ। इसी तरीके से अगर मैं छोटा सा, जैसे मैंने आपको परसेंटेज का बताया, अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बात करते हैं, मेरे भाई लगभग 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप लगभग 1 महीने तक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल रेगुलर लगा लेते हो, तो जितने भी आपके टाइप इंपोर्टेंट टाइप बनते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप करोगे मेरे भाई तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल रेगुलर लगाना है, और दूसरा इसके कांसेप्ट जो साथ ही साथ मैं बताता चल रहा हूं उसके नोटबुक में नोट्स भी बना लेना। ठीक है, चलो आप चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। भाई तीसरी संख्या को मैं क्या मान लेता हूं 100 मान लेता हूं, तो पहली संख्या 40% कम है, 40% कम यानी 100 में से मैंने 40 कम कर दिया, संख्या कितनी हो गई 60, और दूसरी संख्या 30% कम है, तो 100 में से मेरे भाई 30 कम कर देता हूं, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई 70 हो गई। अब हमसे क्या पूछा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको क्या बताया था? हिंदी में का से पहले, ठीक है, और इंग्लिश में ऑफ के बाद जो लिखा होता है उसको हम लिखते हैं नीचे। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या यानी कि 70, और जिसके बारे में पूछा है उसको लिखते हैं ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अब मेरे भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी वैल्यू क्या बनी 600/7। अब इसको 600/7 को सोल्व कर लेते हैं। 600/7 कितना जाएगा मेरे भाई? 7 8 कितना होता है 56, कितना शेषफल बना 4 ऊपर से आया 0, 7 5 कितना होता है 35 होता है, कितना शेषफल बना मेरे भाई 5, तो संख्या प्रतिशत क्या हो जाएगा? भागफल सही शेषफल बटे में भाजक, यानी 85 सही 5/7%। ये क्वेश्चन भी आपका कौन से चैप्टर का था? परसेंटेज चैप्टर का था। ठीक है, डिफेंस कॉर्नर मेरे भाई देखो, सर मुझे मैथ्स थोड़ा आता है गुरुजी, कोर्स लूं या फिर प्रैक्टिस सेट से नोट्स बना लूं। मेरे भाई अगर आप बैच ले सकते हो तो बैच से अपनी तैयारी करो, उससे रेगुलर चैप्टर वाइज चल रहा है और यहां से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, एक रेडियो को 960 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस रेडियो का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ये चैप्टर हमारा कौन से है? ये क्वेश्चन है हमारा लाभ और हानि, ये क्वेश्चन है हमारा लाभ और हानि से। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है हमारा लाभ और हानि से। मेरे भाई कंसेप्ट को समझो, जब भी मैं
मेरे भाई किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसको हम हमेशा 100% मानकर चलते हैं। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मानकर चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको लाभ जो है 10% का हुआ, तो उसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई 110%। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110, 100 प्लस में लाभ है इसलिए 10 को जोड़ दिया जाएगा। उसकी जगह अगर आपको ये कहा है कि भाई हानि जो है, हानि आपकी 20% है, तो इस बार लॉस है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 माइनस में 20 यानी कितना हो जाएगा 80%। इसी की बजाय एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ये कहा हो कि भाई हानि जो है वो आपकी 30%, इस बार मैं एग्जांपल लेता हूं कि हानि जो है वो आपको कितनी हुई है 30% की, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 माइनस में 30 यानी कितना रह जाएगा 70% रह जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचा, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य उसे 20% की हानि हुई। अगर 20% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना प्रतिशत होगा 80% होगा, और विक्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 960 रुपए दिया हुआ है, हमें क्रय मूल्य निकालना है यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960 बटे में 80 गुणा में कितना हो जाएगा 100। मेरे भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से गया 1, 96 कितने पड़ गया 12 पर 12 गुणा में 100 यानी आंसर क्या हो जाएगा 1200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, गेमर्स आप बेटा जी एप्लीकेशन पर क्लास आपकी कल होगी, ठीक है, क्लास में आप लेट आई हूं, मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया था कि क्लास आज आपकी क्यों नहीं हो गई, ठीक है, तो कल सुबह जो है आपकी एप्लीकेशन पर क्लास फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेबल को हमने 3300 रुपए में बेचा और 10% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। अगर मेरे भाई 10% का लाभ हुआ है, 10% का लाभ, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस में 10 यानी कितना हो जाएगा 110%, और विक्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 3300 रुपए दिया हुआ है, हमें क्रय मूल्य निकालना है यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी 3300 बटे में 110 गुणा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणा में 100। मेरे भाई 1 0 से 1 0 कट गई, 11 से गया 1, 33 कितने पड़ जाएगा 3 0, 30 गुणा में 100 आंसर क्या हो जाएगा 3000, आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर देखो सर, दो वस्तुओं का दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 6:13, और उन संख्याओं का अंतर कितना है 14, तो संख्याएं बताइए क्या होगी। मेरे भाई दो संख्याएं हमारे पास, मैं मान लेता हूं a है और b, किस अनुपात में है 6:13। अब अनुपात में यदि मैं अंतर देखता हूं दोनों संख्याओं का, तो अनुपात में अंतर कितना है 7 का, लेकिन असल में अंतर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, मतलब जो 7 यूनिट है वो असल में किसको बता रहा है 14 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 बटे में 7 यानी किसके बराबर 2 के बराबर। तो मेरे भाई जो संख्या है वो कितनी होगी 6 को भी मैं 2 से गुणा कर लेता हूं, कितना हो जाएगा 12, और दूसरी संख्या 13 को भी मैं 2 से गुणा कर लेता हूं यानी कितना हो जाएगा 26। आंसर क्या होगा 12 और 26। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, देखो सर, दो संख्याएं किस अनुपात में है 2 अनुपात में 3, और जो इनका गुणनफल है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई 54, तो संख्याएं बताइए क्या होगी। सर ये क्लास नर्सिंग के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल बेटा जी, नर्सिंग के लिए भी आपको ये क्लास लेनी है डिफेंस कॉर्नर। सर जी प्लीज शॉर्ट ट्रिक से बताइए मेरे भाई, इससे शॉर्ट ट्रिक क्या होगा फिर तो आपको आंसर याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा और जिस तरीके से आपको बताया है मात्र कुछ सेकंड के ही क्वेश्चन है, ठीक है। सर सिलेबस कितने मंथ का, कितने मंथ में होगा पूरा बेटा, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो हम बड़ी आसान तरीके से चलते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सी ऑप्शन दिया है 6 और 9, चलो भाई देखते हैं। देखो मेरे भाई दो संख्याएं किस अनुपात में है 2 अनुपात में 3, 2 अनुपात में 3। ठीक है मेरे भाई, जब भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाए, गुणनफल मिल जाए, या फिर आपको वर्ग लिखा हो मतलब स्क्वायर, ठीक है, या फिर आपको क्यूब लिखा हो क्यूब यानी कि घन, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप हमेशा संख्याओं के साथ 2a और 3a लगाकर चलेंगे। गुणनफल लिखा हो, क्यूब लिखा हो, घन लिखा हो, वर्ग लिखा हो, स्क्वायर घन लिखा हो, क्यूब लिखा हो, तो आप संख्याओं के साथ a लगाकर चलेंगे। अब यदि मैं दोनों संख्याओं को गुणा करता हूं तो वैल्यू क्या बनी 6a स्क्वायर, और गुणनफल हमें कितना दिया है 54 दिया हुआ है, तो यहां से a का वर्ग किसके बराबर आया 54 बटे में 6, जो कि किसके बराबर है 9 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 का वर्गमूल, जो कि किसके बराबर है 3 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी हुई 9। तो मेरे भाई पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2 गुणा में 3, पहली संख्या 2 गुणा 3 यानी कितनी हो जाएगी 6, और दूसरी संख्या 3 गुणा में 3 यानी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। आंसर क्या बनेगा 6 और 9। कौन बच्चे इसका आंसर सी दे रहे थे है मेरे भाई, सी वाले कहां गए, इसलिए कहते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक पर ज्यादा मत चला करो, थोड़ा बहुत जो है कांसेप्ट को समझो, कांसेप्ट समझोगे उसके बाद ही आप क्वेश्चन की जो ट्रिक्स होती है उनको कर पाओगे। सीधा सीधा रट्टा मारोगे ना, वो 3 इडियट्स में को नहीं है जो रट्टा ही मारता रहता था, उसके ऊपर कितना जो मजाक बनाता है, वही चीजें हो जाती है पेपर में, क्योंकि एक लाइन अब यहाँ पर वो सम दे देता, एडिशन दे देता, आपसे निकाल देता, डिफरेंस दे देता, सही निकल जाता, लेकिन प्रोडक्ट दे दिया गड़बड़ वहीं पर, तो एक वर्ड उसने थोड़ा सा बदल दिया और आपकी जो ट्रिक है वो गड़बड़ होगी। तो जब तक कांसेप्ट ना समझ में आ जाए ट्रिक आप जो है मत लगाया करो। ठीक है ठीक है भाई, ये चैप्टर ये क्वेश्चन भी आपका कौन से चैप्टर से था, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े, देखो जरा, ये क्वेश्चन है आपका आयु वाले चैप्टर से, आयु वाले चैप्टर से। देखो, पिता की आयु 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुना थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए क्या होगी। देखो मेरे भाई, एक तरफ लिखते हैं पुत्र को और एक तरफ लिखते हैं पिताजी को। 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 2023 वर्ष चल रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व यानी कि वर्ष 2019 में पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुना थी, 8 गुना थी, यानी पुत्र की आयु यदि 1 तो पिता की आयु कितनी हो गई 8 होगी। दूसरी बात, इस वक्त वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, क्या है मेरे भाई 4 गुना, वर्तमान में यानी वर्ष 2023 में 4 गुना है, यानी पुत्र की आयु 1 तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब तक हमने क्या लिखा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे आयु में अंतर, सबसे पहले हम आयु में अंतर देखेंगे, और आयु में अंतर जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए, वो हमारा बराबर होना चाहिए। देखो 1 और 8 में अंतर कितना है 7 का, 1 और 4 में अंतर कितना है 3 का, मेरे भाई ये जो अंतर है ये हमेशा बराबर रहना चाहिए, आयु में अनुपात में जो अंतर है वो हमारा बराबर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 7 को 3 से गुणा और 3 को 7 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 1 को भी 3 से और 8 को भी 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पर 1 को भी 7 से और 4 को भी 7 से गुणा कर दिया, तो 3 एकम कितना हो गया 3, 8 3 कितना हो गया मेरे भाई 24। ठीक है, और यहाँ पर 7 एकम कितना हुआ 7 और 7 कितना हो गया मेरे भाई 28 हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई हम क्या देखेंगे वर्षों का अंतर, क्या देखेंगे मेरे भाई वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर कितना है मेरे भाई 4, 3 से 7 कितना है 3 से 7 अंतर कितना है 4 का, 19 से 23 में भी अंतर कितना है 4 का, अनुपात में भी 4 और असलियत में भी 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो कितनी है 7 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा 7 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझना, सबसे पहले हमने क्या लिखा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन जो था ना क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो हमने सबसे पहले लिखा। दूसरी बात हमने क्या लिखा आयु का अंतर, आयु का अंतर जो है वो हमने बराबर किया, आयु का अंतर जो है वो हमने बराबर किया, और उसके बाद मेरे भाई तीसरे स्टेप में वर्षों का जो अंतर है उसको हमने देखा, वर्षों का जो अंतर है उसको हमने देखा। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को हमें करते हुए चलना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो, राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, 20 वर्ष पूर्व राम के पिता की आयु की 6 गुना थी, आज राम और उसके पिता की आयु कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे जो हमें गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर तो हो गया राम और एक जगह हो गए उसके पिताजी। ठीक है, उसके पिताजी, वर्तमान की बात है यानी वर्ष 2023 में क्या लिखा है राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, मतलब राम की आयु 1 तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2। 20 वर्ष पूर्व यानी वर्ष 2003 की बात हो रही है, 20 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, क्या लिखा है राम के पिता की आयु की 6 गुना थी, 6 गुना मेरे भाई मतलब राम की आयु 1 तो उसके पिता की आयु कितनी 6। अब तक हमने क्या लिखा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, सबसे पहले हम क्या देखेंगे अनुपात में आयु का अंतर और उसको हम बराबर करेंगे। ठीक है,
देखो मेरे भाई 1 और 2 में अंतर कितना है मेरे भाई 1 का, 1 और 6 में अंतर कितना है 5 का। मेरे भाई दोनों जगह अंतर हमारा बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए 1 को 5 से, तो यहाँ नीचे भी 1 को 5 से और 2 को 5 से गुणा कर लिया, तो 1 गुणा 5 कितना हो गया 5 और 2 गुणा 5 कितना हो गया मेरे भाई 10 हो गया। अब हमने दोनों जगह अनुपात में आयु के अंतर को बराबर कर लिया। अब हम क्या देखेंगे वर्षों का अंतर, 5 और 1 में अंतर कितना है मेरे भाई 4 का, लेकिन वर्षों में अंतर कितना है 20 का। तो 4 को कितने से गुणा करूं कि 20 बन जाए, किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा। तो राम की वर्तमान आयु पूछी है, 5 को भी 5 से गुणा कर देते हैं 25 और उसके पिता की आयु 10 को भी 5 से गुणा कर देते हैं 50। आंसर क्या हो जाएगा 25 और 50। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 25 और 50 हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल सही मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो ये क्वेश्चन भी जो था ये आपका आयु वाले चैप्टर से था। अगला क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम एक व्यवसाय शुरू करते हैं। राम 6000 रुपए निवेश करता है और श्याम 7500 रुपए निवेश करता है। एक वर्ष के बाद उनको 738 रुपए का लाभ होता है। तो राम का हिस्सा बताइए क्या होगा। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपका है पार्टनरशिप साझेदारी से। ठीक है मेरे भाई कंसेप्ट इस तरीके से होता है कि जो आपका लाभ होता है, लाभ वो किस हिसाब से देखा जाता है, पूंजी गुणा समय के हिसाब से, पूंजी गुणा में समय। ठीक है देखो एक जगह है राम और दूसरी जगह उसका पार्टनर है श्याम। राम ने कितनी पूंजी लगाई है, राम ने पूंजी लगाई है 6000 रुपए और श्याम ने पूंजी लगाई है 7500 रुपए। दोनों जगह हमें समय की बात नहीं की गई है, मतलब हम समय को बराबर मानकर चलेंगे। अगर समय की बात क्वेश्चन में नहीं की गई है मतलब हम समय को बराबर मानकर चलेंगे, मतलब राम ने भी पूरे 1 वर्ष के लिए पैसे लगाए और श्याम ने भी पूरे 1 वर्ष के लिए पैसे लगाए। तो मेरे भाई जो लाभ है, लाभ जो है राम का 6000 गुणा 1 यानी कितना हो जाएगा 6000 और श्याम का लाभ 7500 गुणा 1 कितना हो जाएगा 7500। अगर मैं इन दोनों को अनुपात में देखता हूं 6000 और 7500, 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट गए, 15 चौके 60, 15 पंजे कितना होता है 75। मतलब राम को अनुपात में 4 रुपए मिलेंगे तो श्याम को कितने मिलेंगे 5 रुपए। टोटल कितना हो गया मेरे भाई 9। टोटल लाभ अनुपात में कितना हो गया 9, असल में कितना दिया है 738। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 738 बटे में 9 होगी, 9 8 72, 9 दूनी कितना हो गया 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 82। हमें राम का हिस्सा निकालना था, 4 को भी मेरे भाई 82 से गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। आंसर क्या हो जाएगा 328। आंसर क्या होगा मेरे भाई 328 हो जाएगा। शिव शर्मा मेरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए। ठीक है ठीक है देखो मेरे भाई कैसे होता है साझेदारी का कंसेप्ट। लाभ का जो अनुपात होता है, लाभ किस अनुपात में होता है मेरे भाई, पूंजी गुणा समय के हिसाब से होता है। अब पूंजी राम ने 6000 रुपए लगाई 1 वर्ष के लिए, श्याम ने 7500 रुपए लगाई 1 वर्ष के लिए, तो जो इनके लाभ का अनुपात होगा वो किस अनुपात में होगा 6000 अनुपात में 7500 यानी 4 अनुपात में 5। मतलब राम को अगर 4 रुपए मिलेंगे तो श्याम को 5 रुपए मिलेंगे। अनुपात में टोटल कितना हुआ 9 हो गया, लेकिन टोटल कितना दिया हुआ है 738। मतलब 9 यूनिट 738 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 82, तो 4 यूनिट को भी हम 82 से गुणा कर लेते हैं, राम का लाभ कितना हो जाएगा 328 हो जाएगा। ठीक है सर आर्मी जीडी बुक कब आएगी बेटा, 1 2 दिन में सर इसके बारे में अनाउंस कर देंगे कि कब आ जाएगी बुक। ठीक है सर एटीएम वाली क्लास ऑफ रहेगी क्या सर, अरे मेरे भाई उसका तो पेपर आ गया है। ठीक है 26 तारीख कल से उसका पेपर, उसकी मैराथन क्लास में मनीषा ने ले ली है। ठीक है तो अब उसका जो है उतना ही हो पाएगा। अब हम जो है जल्द ही एयरफोर्स के कहीं ना कहीं पेपर जो शुरू होने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं पास में आने वाली है, तो उसके बारे में आप जो है बात करेंगे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भी क्वेश्चन जो है ये हमारा साझेदारी से। राम श्याम और राधा एक व्यवसाय शुरू करते हैं। राम 15000 रुपए लगाता है, श्याम 20000 रुपए निवेश करता है और राधा 25000 रुपए निवेश करती है। एक वर्ष के बाद उनको 24000 रुपए का लाभ मिलता है। प्रत्येक का हिस्सा बताइए क्या होगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन में भी समय के लिए बात नहीं की गई है कि राम ने कितने समय के लिए पैसे लगाए और श्याम ने कितने समय के लिए, मतलब तीनों ने जो है बराबर समय के लिए पैसे लगाए, और अगर बराबर समय के लिए पैसे लगाए हैं तो जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात हमारा लाभ का बनेगा। ठीक है देखो मेरे भाई राम श्याम और राधा, भाई राम ने कितने पैसे लगाए हैं 15000 रुपए, श्याम ने कितने पैसे लगाए हैं 20000 रुपए और राधा ने कितनी पूंजी लगाई है 25000 रुपए पूंजी लगाई। राम ने भी 1 वर्ष के लिए पैसे लगाए हैं, श्याम ने भी 1 वर्ष के लिए और राधा ने भी 1 वर्ष के लिए। तो जो लाभ बनेगा वो किस अनुपात में होगा, पूंजी गुणा में समय। 15000 गुणा 1 कितना हो जाएगा 15000, श्याम का 20000 गुणा 1 कितना हो जाएगा 20000 और राधा का हिस्सा 25000 गुणा 1 यानी कि 25000। तीनों को जब मैं अनुपात में देखता हूं 3 जीरो से मेरे भाई 3 जीरो कट गए, 5 दिए 15, 5 से काटते हैं 4 पर गया, 5 से काटते हैं 5 पर। मतलब जो लाभ का अनुपात है वो किस अनुपात में है 3 अनुपात 4 अनुपात में 5। ठीक है अगर मैं अनुपात में टोटल देखता हूं तो कितना हुआ मेरे भाई 12, 3 + 4 7, 7 और 5 कितना हुआ 12, पर असल में लाभ कितना दिया है मेरे भाई 24000 रुपए दिया हुआ है। मतलब 12 यूनिट किसको बता रहा है 24000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24000 बटे में 12 यानी कितनी हो जाएगी 2000। ठीक है तो मेरे भाई हम यहाँ पर 3 को भी 2000 से गुणा कर लेते हैं यानी राम का हिस्सा 6000, 4 को भी 2000 से गुणा कर लेते हैं तो श्याम का हिस्सा 8000 और 5 को भी 2000 से गुणा कर लेते हैं यानी राधा का हिस्सा कितना 10000। 4 6 और 10, 4 6 और 10। ठीक है अरे भाई 4 6 और 10, 6 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अरे सॉरी यार कहाँ पर 15000 20000 25 गलती किया, 15 20 और 25, 3 4 और 5, 3 और 4 7 और 5 12, अरे 24000 दिया प्रॉफिट ऑफ 24000, 1 यूनिट की वैल्यू 24000 बटे 12। ठीक है 2000 मेरे भाई ऑप्शन गलत है इसकी, आंसर क्या होगा मेरे भाई 6000 8000 और 10000। ऑप्शन बी मैं कहाँ देख रहा हूँ यार 6000 8000 और 10000 ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है बी तो है सर हाँ मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो सर ये जो क्वेश्चन है ये है आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से। ठीक है देखो मेरे भाई ए जो है किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, उसने उस पर 10 दिन तक काम किया और शेष काम जो है वो बी ने 60 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए जो है किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में 50 दिन में। मैं मान लेता हूं ए की क्षमता 1 रुपए प्रति दिन है, 1 रुपए प्रति दिन है, मतलब ए जो है 1 दिन में 1 रुपए कमाता है, मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं ए जो है 1 दिन में 1 रुपए कमाता है, तो 50 दिन में कितने कमा लेगा 50 रुपए कमा लेगा, यानी मेरे भाई जो टोटल वर्क है कुल कार्य कितना आ गया मेरे भाई 50 आ गया। टोटल वर्क कुल कार्य कितना हुआ मेरे भाई 50000। ठीक है अब मेरे भाई क्या कहा उसने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया मेरे भाई 1 दिन में वो 1 रुपए कमाता है, 1 रुपए 1 दिन में कमाता है, तो मेरे भाई 10 दिन में कितने कमा लेगा 10 रुपए कमा लेगा, 10 दिन में कितने कमा लेगा 10 रुपए। तो शेष काम कितना रहेगा मेरे भाई, शेष काम कितना रहेगा 50 माइनस में 10 यानी कितना रहेगा 40। अब ये जो 40 रुपए है शेष बचा हुआ काम बी ने 60 दिन में पूरा किया है, कितने दिन में 60 दिन में। तो मेरे भाई यहाँ से बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता क्या होती है मेरे भाई कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय। कार्य कितना किया है 40 और कितने दिन में 60 दिन में, 0 से 0 कट गया यानी कितना बना 2 बटे में 3। मेरे भाई ए की क्षमता कितनी है 1 और बी की क्षमता कितनी 2 बटे में 3, कितनी बनी 2 बटे 3। तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 प्लस में 2 बटे में 3 यानी 3 प्लस 2 बटे में 3 यानी कितनी हो जाएगी 5 बटे में 3। दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी 5 बटे 3 और दोनों को कुल कार्य करना है यानी कि 50 रुपए कमाने हैं, तो समय कितना लगेगा, समय होता है मेरे भाई कार्य बटे में क्षमता, कार्य बटे में क्षमता यानी 50 बटे में 5 बटे में 3, 5 से गया 50 कितने पर 10 पर 10 गुना 3 कितना हो जाएगा 30। आंसर क्या होगा मेरे भाई 30 डेज हो जाएगा। ठीक है एक तो बच्चे बीच बीच में कई बार ये कमेंट कर रहे हैं सर आपके हाथ पे क्या हुआ। मेरे भाई आप तो क्लास में लेट आए हो, क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था कि जो है कल तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। ठीक है ये डॉक्टर ने कहा कि 1 दिन तक रखना है क्योंकि वो यहाँ पर जो इंजेक्शन लगाया वो नीडल होती है वही लगाई थी। ठीक है उसी का निशान है, कल तक रखना पड़ेगा। सर जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन करवाओ 1 दिन के लिए। मेरे भाई जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके जो सैंपल पेपर इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर दिए हुए अलग अलग सैंपल पेपर, तो वहां से कहीं ना कहीं मैच करके आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं। दूसरी बात जो पिछली बार बच्चों ने अपने रिव्यूज दिए सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं। ठीक है तो आप निश्चित रहिए क्लासेस आपको क्वेश्चन जो है आपको उसी तरीके के मिलेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। एमडीएच से बताओ बेटा जी एमडीएच में कोई अलग से क्वेश्चन होता है, लगता है बनता है उसको अलग से करवा दिया जाएगा। ठीक है देखो
दो टैप किसी टंकी को 15 घंटे और 30 घंटे में भर देते हैं, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे? देखो, पहली टैप मतलब पहला नल जो है वो 15 घंटे में भर देता है, बी पाइप जो है वो 30 घंटे में भर देती है। तो टोटल वर्क, कुल कार्य या टंकी की क्षमता हम कितनी मानेंगे? 15 और 30 का एलसीएम। 15 और 30 का एलसीएम। मेरे भाई किन्हीं भी दो संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? रेशियो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से। 15 और 30 को अनुपात में काटना कितना हो जाएगा? 1 अनुपात में 2। तो या तो 1 को 30 से गुणा कर दो या 15 को 2 से। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया मेरे भाई? 30। तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी? 30 बटे में 15। कार्य बटे में समय कितना हो जाएगा? 2। और बी की क्षमता 30 बटे में 30 यानी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो टोटल वर्क, कुल कार्य कितना निकल कर आया? 30। और ए और बी की क्षमता कितनी निकल कर आई? 2 और 1। और दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी बनी मेरे भाई? 3। हमसे क्या पूछा है? दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे? मेरे भाई समय कितना लगता है? समय होता है मेरे भाई कार्य बटे में क्षमता। कार्य बटे में क्षमता। कार्य कितना करना है? 30 और दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है? 3। टाइम कितना लग जाएगा? 10 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा? 10 घंटे हो जाएगा। ठीक है सर, एनडीए के बैच में हिस्ट्री पॉलिटी वाले टीचर चेंज कर दो, नवीन सर को लेकर आओ। ठीक है मेरे भाई, नवीन सर अगर फ्री होंगे तो भाई देखो ये जो चीजें हैं ये टीम डिसाइड करती है। बाकी मेरे भाई जो भी टीचर आपको दिया जाएगा वो आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ही पढ़ाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, वो जो आपको टॉपिक कराएगा, वो जो आपको कंटेंट कराएगा, वो पेपर के हिसाब से बिल्कुल रेलेवेंट ही होगा, वो अलग नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। देखो सर, ये चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये है आपका मेंसुरेशन से, क्षेत्र मिति से। मेंसुरेशन, ठीक है, क्या कहा है? एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर और इसका विकर्ण जो है वो कितना है? 13 मीटर। मैदान का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? देखो मेरे भाई सर, मेंसुरेशन में मेरे भाई अगर आपने फिगर ठीक से बना ली, तो आप ये समझ लेना कि आपने जो है लगभग क्वेश्चन जो है कर दिया है। ठीक है, क्योंकि फिगर ठीक करने के बाद, फिगर ठीक बनाने के बाद उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है। ये आपके सामने एक आयताकार मैदान है। आयताकार में लंबाई और चौड़ाई बराबर और एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल होती है। क्या होती है? समानांतर या फिर पैरेलल। ठीक है, अब एक भुजा इसकी कितनी दी है? 5 मीटर। मैं बीसी भुजा को 5 मीटर मान लेता हूँ। विकर्ण कितना दिया है? 13 मीटर। तो एसी को मैं 13 मान लेता हूँ। आयताकार मैदान की, आयताकार की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने के? 90 डिग्री के। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान करोगे मेरे भाई, त्रिभुज एबीसी को देखो, त्रिभुज एबीसी, ये जो त्रिभुज है ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना, 90 डिग्री का बना, और 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? बी है। ठीक है, और अगर हमें 90 डिग्री का एक त्रिभुज मिलता है मतलब वहां पर पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगाई होगी। और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस में ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, किसके बराबर होता है? विकर्ण के वर्ग के बराबर। ऊंचाई को हम मेरे भाई लंब भी बोल देते हैं। ऊंचाई को हम लंब भी बोल देते हैं। मतलब अगर ए बी हमारा आधार है तो ए बी का वर्ग प्लस में ऊंचाई या फिर लंब, बीसी का वर्ग 5 का वर्ग, किसके बराबर? विकर्ण यानी कि 13 के वर्ग के बराबर। तो यहाँ से ए बी का वर्ग किसके बराबर आया? 13 का वर्ग माइनस में 5 का वर्ग यानी 169 माइनस में 25 यानी कितना होगा? 144। ए बी का वर्ग किसके बराबर? 144। तो ए बी किसके बराबर हुआ? 144 का वर्गमूल यानी किसके बराबर? 12 के बराबर। तो हमारी ए बी भुजा कितनी हो गई? 12। हमें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई। आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना आया मेरे भाई? 12 और ऊंचाई कितनी है? 5। 12 कितना हो जाएगा? 60। आंसर क्या बनेगा? 60 मीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है सर, आप तो बड़े हैं ना, आप बोलेंगे तो नवीन सर आ जाएंगे बैच में, प्लीज सर जी सिटी एस्पिरेंट। मेरे भाई देखो, मेरे बोलने से जो है जरूर एक बार सुनेंगे जरूर इस बात को, लेकिन जो डिसीजन होता है वो ऊपर अंकित सर और मैनेजमेंट ही लेती है। ठीक है, और वो डिसीजन अपना फाइनल हो चुका है कि भाई कौन जो है इस बैच में पढ़ाएगा। अब हर एक टीचर के पास जो है अपना अपना टाइम होना चाहिए। अब नवीन सर के पास फ्री टाइम तो मिलना चाहिए ना, वो पहले से इतनी जगह अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ज्यादा बैचेस अगर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि भाई वो इतना अच्छा आउटपुट शायद ना दे पाए। एक फिक्स होता है कि भाई हाँ इतने बैचेस में अच्छे से कोई टीचर पढ़ा पाएगा। मुझे लगा अगर 4-5 क्लास में को रेगुलर दी जाए तो कहीं ना कहीं कंटेंट या किसी कंटेंट डिलीवरी में शायद कमी आ जाए, क्योंकि पूरे दिन उसको तैयार करने में टाइम लगता है। ठीक है ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो सर, एक आयताकार का विकर्ण कितना है? 13 मीटर तथा उसका परिमाप कितना है? 34 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितना होगा? मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आपका मेंसुरेशन से है। ये क्वेश्चन भी आपका मेंसुरेशन से ही है। देखो मेरे भाई सर, सबसे पहले हम एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। ठीक है, और उसका विकर्ण, ये हो गई हमारी पॉइंट्स ए बी सी और डी। मेरे भाई विकर्ण हमें कितना दिया है? 13 यानी एसी कितना मान लेता हूं? 13 मीटर। और उसका जो परिमाप है वो कितना है? 34। मेरे भाई परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना आधार प्लस में ऊंचाई। ए बी प्लस में बीसी, ए बी प्लस में बीसी जो कि किसके बराबर दिया है? 34 के। तो यहाँ से ए बी प्लस में बीसी किसके बराबर होगी? 34 बटे में 2 किसके बराबर होगी? 17 के बराबर। मेरे भाई ए बी प्लस में बीसी किसके बराबर? 17 के। और एसी किसके बराबर हुई? 13 सेंटीमीटर। जहां पर एंगल बी कितना है मेरे भाई? 90 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया था कि आयत में जो कोण होते हैं, जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल बी कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी भुजाएं हो सकती है जहां पर आधार प्लस में ऊंचाई कितना? 17 बने और विकर्ण कितना बने? 13। ऐसे कौन से ट्रिपलेट है मेरे भाई? 12, 5 और 17 ही है। 12, 5 और 17, क्योंकि 12 प्लस में 5 किसके बराबर बनेगा? 17 के बराबर बनेगा। और विकर्ण हमें कितना दिया हुआ है? 13। तो हमारी भुजाएं क्या बनी मेरे भाई? 12 और 5। ए बी भुजा अगर मैं 12 मान लेता हूं तो बीसी भुजा कितनी होगी? 5। और मेरे भाई क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई यानी 12 गुणा में 5 किसके बराबर हुआ मेरे भाई? 60 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है सर, आप ये सब क्लास में नहीं करवाए हो, यह करवा रहे हो तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई देखो, क्या नाम है आपका? बीके व्लॉग्स। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कांसेप्ट जो है बोलते हुए चल रहा हूं। पहली बात, आयत में आमने सामने वाली भुजा समानांतर होती है और बराबर होती है। ठीक है, मतलब एडी किसके बराबर? बीसी के बराबर। देखो मेरे भाई, आयत में आमने सामने वाली भुजा जो है वो बराबर और समानांतर होती है। मतलब क्या हुआ मेरे भाई? एबी किसके बराबर होगा? सीडी के बराबर। और दूसरा बीसी किसके बराबर होगा? एडी के बराबर। ऐसे ही एबी जो है वो सीडी के पैरेलल होगी और दूसरा बीसी जो है वो एडी के पैरेलल बनेगी। आयत है इसलिए सभी के सभी एंगल जो है वो हमारे 90 डिग्री के बनेंगे। 90 डिग्री के है तो मेरे भाई समकोण त्रिभुज जरूर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर इनके विकर्ण को जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में देखता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में मेरे भाई ए बी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग किसके बराबर होगा? ए सी के वर्ग के बराबर होगा। ऐसे ही मेरे भाई, ऐसे ही अगर मैं बी डी को जोड़ देता हूँ, बी डी को, ठीक है, तो इस बार त्रिभुज देखो बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, तो मेरे भाई बी सी का वर्ग प्लस में सी डी का वर्ग किसके बराबर होगा? बी डी के वर्ग के बराबर बनेगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये तो समकोण की बात हो गई, बराबर और समानांतर की बात हो गई। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ, एरिया की बात, तो ऊंचाई गुणा में आधार ए बी गुणा में बी सी कह दो, या फिर मेरे भाई ए बी गुणा में ए डी कह सकते हो। ठीक है, ऊंचाई आपकी बराबर है, आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। दूसरी बात, परिमाप, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है मेरे भाई? 2 गुणा आधार प्लस में ऊंचाई, आधार प्लस में ऊंचाई, या फिर आप लंबाई प्लस में चौड़ाई भी कह सकते हो। लंबाई प्लस में चौड़ाई भी आप कह सकते हो। ठीक है सर, 5, 12 और 13 होता है पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ बेटा जी, 5, 12, 13 यहाँ पर जो है 5, 12 प्लस में 5 बोला है, 12 प्लस 5 17। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो।